बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जो पहला पॉइंट है ये हमारा जो वेव्स यूनिट चली उसी यूनिट का अगला पार्ट है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की मीनिंग क्या है इसको ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ठीक है। अब इस मीडियम में कई सारी माना वेव्स चल रही हैं। तो आप ऐसे समझिए कि मीनिंग क्या है, ये पार्टिकल है जैसे मैंने इसको यहाँ रखा और वेव्स कई सारी चल रही होंगी, कोई इधर को कोई इधर को कोई इधर को, इस तरह से। तो होगा क्या, अगर ये वाली वेव्स है तो ये इसको अलग ले जाएगी, इसके इस वेव के थ्रू इसका डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में होगा और इसी तरह से हर एक वेव के थ्रू इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। तो मीनिंग क्या है कि जब ये वेव्स इस मीडियम में चल रही हैं तो इस मीडियम में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर भी कर रही हैं। इसको कहते हैं इंटरफेयर करना। तो सुपरपोजिशन क्या कॉन्सेप्ट हुई कि जब किसी मीडियम में अलग अलग वेव्स, जिसको हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं, वो ट्रैवल करती हैं, तो उन वेव्स के ट्रैवलिंग से क्या होता है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो होगा अगर कोई पार्टिकल है। अब वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो उसके द्वारा अलग अलग जितने डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं उन सब के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, कि जब किसी मीडियम में कई सारी प्रोग्रेसिव वेव चलेंगी तो उसके थ्रू किसी भी पार्टिकल, कोई पार्टिकल अगर वहाँ पर है तो उस पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन वेव्स के द्वारा होने वाले अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो मीनिंग ये हुई कि सपोज कीजिए कि अगर पहली वेव के थ्रू उसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया y1 होता है, किसी दूसरी वेव के थ्रू y2, किसी तीसरी के थ्रू y3, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनके वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलेगी। तो ये तो था लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके बाद ये है कि ये जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का प्रिंसिपल हम पढ़ रहे थे, ये किन वेव्स के लिए अप्लाई होगा, ये उन वेव्स के लिए अप्लाई होगा जिसके एम्पलीट्यूड, जिसको हम आयाम कहते हैं हिंदी में, ये बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। यानी कि ये छोटे एम्पलीट्यूड की वेव्स के लिए एप्लीकेबल होता है, बड़े वेव्स, बड़े एम्पलीट्यूड वाली वेव्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे लेजर या और टाइप की जो होती हैं। अब ये कहाँ पर यूज होता है, इसको आप, ये कंडीशन या सुपरपोजिशन होता कहाँ पर है। जैसे अगर कई सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हो, जैसे तबला बज रहा हो, गिटार बज रहा हो, और मान लीजिए कोई और भी इस तरह के ऑर्केस्ट्रा हैं, कई सारे म्यूजिक बज रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हो, तो जब वो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम कई सारे, जैसे सपोज कीजिए कि तबला बजा तो उसकी एक वेव्स हुई, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हर एक से वेव निकलेगी, तो उस सब की हमें मिक्स ध्वनि सुनाई देती। लेकिन अगर हम चाहें तो हम अलग अलग भी उन वेव्स को सुन लेते हैं, तो उसकी एक तो रिजल्टेंट होती है और एक उसकी अलग अलग भी वेव्स होती है। ठीक है ना, तो यानी कि वो एक दूसरे को प्रभावित किए हुए ना, उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं बदलती हैं, लेकिन वो उसमें उनका एक मिक्स साउंड भी सुनाई देती है और उनकी यूनिकसिटी भी नहीं बदलती है, यूनिकनेस। इसी तरह की कंसेप्ट और कहाँ होती है, रेडियो में होती है। जैसे रेडियो में जब हम ट्यून करते हैं उसको, तो रेडियो ट्यूनर क्या करता है, जब हम किसी पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून करते हैं, अब उसमें क्या होगा कि कई सारे रेडियो की जो वेव्स आ रही हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आती हैं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए उसको ट्यून करते हैं तो वो सिर्फ वहीं पे आता, बल्कि बाकी ऐसा लगता है कि उस समय बाकी स्टेशन या बाकी वेव्स आ ही नहीं रहा हो, लेकिन और भी चल रही होती हैं। तो ये सब जगह क्या हो रहा है, देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ सुपरपोजिशन की ही हुई। अब इस सुपरपोजिशन से रिलेटेड जो अगला टॉपिक आता है वो आता है, उसको कहते हैं बीट्स। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है बीट्स। अब ये बीट्स क्या होते हैं, तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज, जैसे हम वेव्स लिखते हैं ना सिंपल, अगर हम लिखें कोई y इक्वल ए साइन ओमेगा टी और ओमेगा हो गया 2 पाई n यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी। तो मान लिया दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज लगभग इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस मीडियम में माना दो वेव्स चली, एक y1 चली, सपोज a1 साइन 2 पाई n1t, और एक दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a2 साइन 2 पाई n2t।
तो जब ये ट्रैवल करेंगे तो इनके ट्रैवलिंग से क्या होगा कि एक दूसरे को इंटरफियर करेंगे, यानी कि सुपर पोजिशन की घटना घटेगी। ठीक है ना। तो इनके सुपर पोजिशन से, अब चूँकि दो वेव्स हैं तो इनकी एक रिजल्टेंट वेव भी आएगी। तो इनके सुपर पोजिशन से क्या होता है कि जो रिजल्टेंट साउंड हमें सुनाई देती है, जैसा कि मैंने कहा ना, जब कई सारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो उनकी एक रिजल्टेंट साउंड भी होती है, लेकिन उनकी अपनी इंटरनल साउंड की प्रॉपर्टी भी हम चाहें तो सुन लेते हैं, वो भी चेंज नहीं होती। तो जो रिजल्टेंट साउंड हमें सुनाई देगी, उस रिजल्टेंट साउंड में जो साउंड की इंटेंसिटी है वो लगातार क्या होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि साउंड यहाँ पर बढ़ी, फिर सपोज कीजिए नेक्स्ट टाइम वो बिल्कुल डिक्रीज कर गई। ठीक है। इस तरह की घटनाएं होती हैं, साउंड कम ज़्यादा होती है, हम देखते भी हैं। अब इसको कहते हैं, हम इसको ऐसे समझिए कि राइज एंड फॉल समझ लें। तो जब राइज और फॉल है, एक राइज और एक फॉल मिलके क्या बनाता है, एक बीट्स बनाता है। ठीक है ना। अब इसको और क्लियर अगर करें, थोड़ा ग्रैफ से समझें, तो उसकी मीनिंग ये हुई कि जैसे मान लिया, तो इस तरह से हम इसको समझें, जैसे मान लिया ये राइज था, फिर ये सपोज फॉल हो गया, और ये फिर राइज हो गया, फिर फॉल हो गया, तो ये राइज ये राइज, तो ये क्या बना, ये एक बीट बन गया, या आप इसको ऐसे भी समझिए, ये भी एक बीट बन गया। ठीक है नहीं। तो इस तरह से हमें बीट से सुनाई देते हैं। अब इसको और दूसरे ढंग से समझे, तो ये बीट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं तो उनका इंटरफेरेंस हो रहा है। उनके इंटरफेरेंस में पहले सुपरपोजिशन का लॉ लगा, एक फाइनल वेव बनी। अब उस फाइनल वेव में आखिरी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस घटनाओं का पीछे कारण ये है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है, इसको हम 12th में भी पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है उस वो डिपेंड करती है कि इन दोनों वेव्स की, जिसको हम कहते हैं फेज, वो फेज क्या है। अगर वो सेम फेज में मिलती हैं, सेम फेज का मीनिंग ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये इधर को है, ये भी इधर को, तो ये सेम फेज हो गया। तो सेम फेज में मिलती है तो उससे क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्स, जो रिजल्टेंट साउंड है उस केस में वो मैक्सिमम हो जाती है। और जब ये अपोजिट फेज में मिलती है, सपोज अगर ये ऐसा हो गया, तो उस केस में क्या होती है, एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, तो उस समय जो साउंड की इंटेंसिटी है वो मिनिमम हो जाती है। इसको और क्लियर समझा, अगर एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो कोई इंस्ट्रूमेंट से, मान लीजिए सिंपल, एक इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी 256 और एक की मान लिया 264 होगी। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है कि इसके एक सेकंड में ये 256 ऑसिलेशन कर रहा होगा, और ये एक सेकंड में 264 ऑसिलेशन कर रहा होगा। अगर हम इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दें, ठीक है ना, 4 पार्ट में, एक पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसको अगर हम 4 क्वार्टर में डिवाइड करें, तो जब ये एक सेकंड में 256 ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये मीनिंग क्या होगा कि एक सेकंड में कितने करता होगा, 64, और ये करता होगा 4 छक्के 24, और इसके हो जाएंगे 66 ऑसिलेशन। ठीक है ना। इस तरह से इसको समझते हैं। तो अब इसकी कंसेप्ट क्या होगी कि अगर मान लिया 1/4 सेकेंड में इसके ऑसिलेशन है 64, इसके 66 हो गए। और अगर इसके बाद अगर हम देखें 1/4 के बाद क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो एक हाफ में इसके ऑसिलेशन कितने हो गए, इसके हो गए, ये तो 1/4 में हो गया, ये 1/2 में हो जाएंगे 128, इसके हो जाएंगे 132। 3/4 की बात करेंगे तो 3/4 में इसके कितने हो जाएंगे, इसमें 64 को हम और ऐड कर लें तो ये बन जाता है 192, और इसके ऑसिलेशन हो जाएंगे 8, 9 और 198। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में अक्सर ये दिक्कत अराइज होती है। तो बीट्स के लिए पहली कंडीशन क्या बताई थी जब हमने सुपरपोजिशन की बात की थी,
कि जहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इनका गैप ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑलमोस्ट सेम फेज में मिल रही है, ठीक है ना। ये कंडीशन मैंने इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी का गैप ज़्यादा है, तो इनका फेज ऑलवेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब अगर हम इस गैप को कम कर दें तो क्या होगा, इसको भी समझना जरूरी है कि अपोजिट फेज और सेम फेज को हम कैसे पता लगाएंगे। अब मान लिया कि इसको हम 256 कर दें और ये 264 को 254 कर दें, ठीक है। तो अब फिर वही देखते हैं कि 1/4 सेकेंड में इसके ऑसिलेशन कितने होंगे, इसके फिर 64 हो गए। इसको अगर हम देखें तो 4 6 24 3 और ये 63.5। देखिए अब यहाँ पर फेज अपोजिट आ गया, ठीक है। और हाफ कर दें 1/4 के बाद सेकेंड, जो सेकेंड आएगा उस केस में क्या होगा, इसके तो हो जाएंगे 128 और इसके हो जाएंगे कितने 126 127। देखो सेम फेज में आ गए, यहाँ अपोजिट फेज में थे। 3/4 की बात करेंगे तो 3/4 में फिर इसमें 64 ऐड करेंगे तो ये तो 192 हो जाएगा। इसमें 63.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 10 190.5। फिर अपोजिट फेज आ गया। देखो ये अपोजिट था, ये सेम हो गया, ये अपोजिट हो गया, और इसके बाद अगर हम कंप्लीट ले लेंगे तो कंप्लीट में फिर ये सेम फेज में आ जाएंगे 256 और ये 254। तो इसको कहते हैं सेम और अपोजिट फेज, ठीक है ना। सेम और अपोजिट फेज को आप ग्राफ से कैसे समझेंगे, ग्राफ की मीनिंग क्या है कि जैसे ये ऊपर गया और पॉइंट आने का मतलब हुआ, देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो ग्राफ तो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से जाएगी ये इस प्रकार से, ये अपोजिट फेज हो गया। तो जब ये अपोजिट फेज आएगा तो उस समय क्या होगा, ये इस तरह से डिफरेंस आ रहा है। देखिए फ्रीक्वेंसीज़ का ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ क्या है, बिल्कुल सेम मल्टीपल में चल रही हैं, ये सेम मल्टीपल हो, ये सेम फेज हो गया। जब ये पॉइंट का ऐसा डिफरेंस आता है तो इसको कहते हैं अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो उस समय क्या होगा कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी अपोजिट फेज में, तो इन केसेस में आपको साउंड क्या होगी, मिनिमम सुनाई देगी या इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और इन केसेस में इंटेंसिटी सेम होगी। यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो बीट्स के सुनने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि दोनों की, या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो पहली कंडीशन बताई थी वो है कि फ्रीक्वेंसीज ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर वो ऑलमोस्ट सेम नहीं थी, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम इसीलिए अराइज हो रही थी। तो बच्चों इसी चीज़ को जो भी हमने एक एग्जाम्पल से समझा था, अगर हम इसको ग्राफिकली समझें, ग्राफिकली कुछ इस तरह से होगा कुछ केस की अपोजिट फेज और सेम फेज के कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए एक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है कुछ इस तरह से मान ली, ठीक है, और एक दूसरी वेव ले लेते हैं। अब दूसरी वेव उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो ग्राफ तो चलो सेम फेज से माना हमने शुरू कर दिए। हमने ये मान लिया कि दोनों का इनिशियल टाइम 0 पर दोनों ए साइन ओमेगा टी टाइप की थी, ठीक है ना, ω1 ω2 टी। तो देखिए ये सेम फेज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस अराइज हो रहा है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो t1 टाइम था यहाँ पर दोनों का फेज क्या था, सेम था, ठीक है। अब ये चेंज होते जा रहा है, इस तरह से चेंज चल रहा है, और यहाँ पर देख लीजिए, मान लिया ये हो गया जो कि इस टाइम पर क्या कहते हैं, एक ऊपर को गई और एक नीचे को गई, ये अपोजिट फेज हो गया। फिर ये कंसेप्ट चलते गई, और मान लिया इस टाइम पर फिर ये ऐसे आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि इस टाइम पर दोनों सेम फेज पे हैं, इस टाइम पर अपोजिट फेज पर, और फिर यहाँ पर मान लिया ये सेम फेज में आ गई। तो डिपेंड करेगा उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होंगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम इन्हीं बीट्स के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।